हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मूले से, इन कुछ कंसेप्ट से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की ओर, जहाँ पे हम स्टार्ट करके इजी से धीरे धीरे डेवलप करते जाएंगे एंड लास्ट में हम एडवांस तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीटली काइनेमेटिक्स को स्टडी करने वाले हैं। चलिए जी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स जो है क्विक रिवीजन है। यहाँ पे सबसे पहला टर्म आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेसिक हम नाइन्थ में टेंथ में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे। सबसे पहला टर्म आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जैसे कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जब मोशन को स्टडी करना हो तो सबसे पहला जरूरी चीज़ क्या है कि हम कोई ऑब्जर्वर का कोई एक पॉइंट फिक्स करें। मतलब कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम रोड पे खड़े हैं, लेट से हम बसेस को, कार को आते जाते हुए देख रहे हैं, तो हम बन गए ऑब्जर्वर। हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से बनेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओरिजिन बनेगा। अगर कोई लेट से आगे की डायरेक्शन में है तो उसको उस डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, अगर पीछे की डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव मान सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, चलिए जी। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप होते हैं, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मैं सिंपल बताऊं मैथमेटिक्स में, ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिंपल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ये जो ओरिजिन जो होता है विच इज 0,0 पॉइंट, अभी तक हम इसको एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते आए हैं। अब ये चेंज भी हो सकता है। मतलब कि लेट से कोई बोलेगा कि मेरे को सारे के सारे डिस्टेंस है वो पॉइंट ए से मेजर करने हैं, मेरे लिए जो एक्स एक्सिस है वो कुछ इस तरफ है एंड मेरे लिए वाई एक्सिस कुछ इस तरीके है। ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन बन गया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सारे के सारे जो हमारे फॉर्मूलेज है वो इस फ्रेम के लिए भी वैलिड होने चाहिए। मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आएगी, देखो अभी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वर है वो हमारा रेस्ट पर है, लेकिन बात तब आएगी, क्वेश्चंस अच्छे तब बनेंगे जब हमारा ऑब्जर्वर जो होगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो खुद मूव करेगा आइदर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसको एक और लेवल अप करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके भी क्वेश्चन आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको ये जो दो टर्म्स है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये या तो रेस्ट पे होगा या तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मतलब कि नॉन एक्सेलरेटेड होगा। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज नॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है, उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइदर रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड होता है, इस चीज को याद रखना है। जब भी क्वेश्चन में अगर मेंशन करा है कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो सिंपली वो जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जर्वर जो है जहां से हम सारा डिस्टेंस वेलोसिटी मेजर करेंगे वही खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसको आगे हम स्टडी करेंगे जब न्यूमेरिकल्स आएगा तब। चलिए जी, अब तो एकदम इजी है। देखो सबसे पहले आ गया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। स्केलर्स आर दोज क्वांटिटी टू डिफाइन विच ओनली द मैग्नीट्यूड आर रिक्वायर्ड। वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। देखो वेक्टर बनने के लिए एक और कंडीशन है। वेक्टर बनने की टोटल 3 कंडीशन है। पहला कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा कि उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, एंड तीसरा कि वो वेक्टर एडिशन के जो लॉज है उसको भी फॉलो करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ही हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, अदरवाइज फिर वो बन जाएगा स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है हम जानते हैं कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है टुवर्ड्स द
नेगेटिव, मतलब उसके पास डायरेक्शन हो गया। एक उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ये कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर एडिशन के लॉ क्या होते हैं? तो एक होता है ट्राइंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, ये सब हम जानते हैं। अगर वेक्टर एडिशन की बात कर ही रहे हैं तो उसके फॉर्मूलेस को भी देख लेते। अगर कोई लेट से ए वेक्टर है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं बी वेक्टर, लेट से ए एंड बी के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? दैट आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। लेट्स से दिस इज अवर ए वेक्टर, दिस इज अवर बी वेक्टर। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये ए है, ये बी है। लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज आर। ये ए और बी के बीच का एंगल जो था वो थीटा तक कंप्लीट। ओके, नाउ लेट्स से अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो फिर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है tan अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं एज अ बी साइन थीटा डिवाइड ए प्लस बी कोस थीटा से। यहाँ पे ये जो अल्फा एंगल है दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, सेम हम इन दोनों को इंटरचेंज करके हम बीटा एंगल रिजल्टेंट बी के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये था वेक्टर एडिशन का लॉ। तो अगर ये तीनों चीजों को फुलफिल कर रहा है देन द क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, तो स्केलर्स और वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बात करें डिस्टेंस कवर्ड की, लेट्स से पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक जा रहे हैं इन दिस पाथ, तो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, टोटल पाथ जो होगा, पाथ की लेंथ होगी टोटल, जैसे कि अगर इस रास्ते जा रहे हैं तो ये आर्क की लेंथ, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। और अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ये होता है सिंपली इनिशियल एंड फाइनल को जब हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो बना इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख के समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेस होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू और ग्रेटर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज लेस और इक्वल टू कंपेयर टू द डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड ही होता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ, तो अगर मैं पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर मैं नेगेटिव एक्स की ओर जा रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। लेट्स से मैं प्लेन में मूव कर रहा हूँ, लेट्स से ऑन द सरफेस, तो मेरे पास 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस तरह साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। चलिए जी, आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं कि इतना तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं था। अगर मुझे फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। और अगर मुझे फाइंड करना हो डिस्टेंस, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, या फिर सिंपली स्पीड। देखो, वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx को बनाऊं सब्जेक्ट, तो ये मेरा आ जाएगा v dt। मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हम कर देंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगा। लेट्स से आपके पास वेलोसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियसली कोई एक पॉइंट किसी t टाइम पे कहीं ना कहीं जा रहा है, तो उस स्मॉल छोटे से टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट जो करता है उसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर आपके पास कभी भी वेलोसिटी का फंक्शन है, तो उस वेलोसिटी के फंक्शन का सबसे पहले लगाओ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लगाने से क्या होगा कि जो आगे जाने पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, पीछे जाने पे नेगेटिव था, वो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आगे जाओगे तब भी प्लस, पीछे जाओगे तब भी प्लस।
जैसे कि आप आगे गए 2 मीटर, पीछे आए 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, बट अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की तो वो 2 + 2 4 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी के फंक्शन में अगर मैं मोड लगा दूँ, ठीक है, तो जो वेलोसिटी आगे जाने का भी पॉजिटिव, पीछे आने का भी पॉजिटिव, तो वो दोनों ऐड होंगे और वो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। तो सिंपली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कवर्ड डी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर वेलोसिटी का मोड, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड। इसका यूज ठीक है इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलो जी, अब आ जाएंगे हम वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात देखो, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, वेलोसिटी के दो टाइप्स यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहला एवरेज, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज में क्या होगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये आपको देगा एवरेज वेलोसिटी। अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो देखो ये जो एवरेज का जो फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का, अब ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो सिंपली समझो हम जब गाड़ी से, कार से, बाइक से जब हम जाते हैं, तो हमें जो हमारा स्पीडोमीटर जो होता है उसमें सिंपली हमें उसमें जो स्पीड दिखता है, ओडोमीटर का जो रीडिंग होता है, जहाँ पे हम टर्म दिख रहे हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर, 55 किलोमीटर पर और 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो जो उस मोमेंट पे जो हमें दिख रहा है कि हमारी कार किस स्पीड से जा रही है, तो वो हमारे इंस्टेंटेनियस होती है कि भाई अगर बात करें वेलोसिटी की, तो भाई वेलोसिटी एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कितना है, अभी कितना स्पीड से जा रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। सेम अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर स्मॉल टाइम का बात करें, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। तो सिंपली हमें करना क्या है, वो जो टोटल जो था उसमें टाइम इंटरवल को वेरी शॉर्ट कर देना है। तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो एवरेज से शिफ्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में। तो सिंपली अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन में क्या होगा कि ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हमारा बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, कि हमने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था, तो हमने टाइम इंटरवल कर दिया टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि टाइम 0 नहीं होगा, बट इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 0, मतलब कि वो 0 से नजदीक होगा। अब देखो इसका कोई फिक्स नहीं है कि सर टेंस टू 0 का मतलब कितना होता है, क्या वो 0.1 सेकंड होता है, क्या वो 0.001 सेकंड होता है। देखो ये इस तरीके से काम नहीं करता। इसका मतलब है सिंपली स्मॉल टाइम, कि अब जो टोटल टाइम आपका जो था वो जो है उसके कंपेयर में ये काफ़ी छोटा होना चाहिए। लेट्स से हमारा टोटल टाइम इज अ 24 आवर, तो 24 आवर के कंपेरिजन में भाई 1 आवर भी बहुत छोटा हो जाएगा, या फिर 30 मिनट भी 24 आवर के कंपेयर में बहुत छोटा टाइम होगा। बट लेट्स से हम बात कर रहे हैं टोटल जर्नी ही हमारा 30 मिनट है, तो फिर वहाँ पे डेल्टा टी मेरा क्या होना चाहिए, तो भी 30 मिनट के कंपेयर में जो 30 सेकंड्स हो गया या फिर 1 मिनट हो गया, वो बहुत ही छोटा टाइम होता है। ये कंसेप्ट वाइज इस तरीके से है। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल में हमें ऐसा कुछ पुट करना नहीं है, यहाँ पे हम इवन लिमिट का भी यूज करेंगे नहीं। तो फिर हम क्या यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा डिफरेंशिएशन, कि ये जो लिमिट फंक्शन है इसको अगर हटा दे तो ये बन जाएगा डिफरेंशियल, यानी कि हम करेंगे ds बाई डी टी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को, या फिर जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब गिवन होगा, तो उसको हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। देखो एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको बताऊं, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन आर वेक्टर मुझे गिवन है एज अ 3t² + 4t + 6। हमें पूछा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो हमें इसका निकालना है वेलोसिटी।
वेलोसिटी v के बराबर हो जाएगा dr/dt। यहाँ पे हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 3 एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t प्लस 4 एज इट इज रहेगा, t का हो जाएगा 1 प्लस 6 कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 0, तो हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 4, इतना मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हमें पूछा है कि फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो सिंपली हमें टाइम की वैल्यू टू पुट कर देंगे, तो 6 2 12 प्लस 4 ये हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2। ठीक है, इजी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये होगा हमारा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी वेक्टर, तो देखो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी की। जैसे कि बात करें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर जो होता है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। फिर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, फिर आएगा वेलोसिटी, फिर आएगा एक्सेलरेशन। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। हम यहाँ पे हमारा मोशन जो है वो मोशन इन 2D तक स्टार्टिंग में देख रहे हैं। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, तो इसका पोजीशन क्या बनेगा, तो इसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये कुछ हम ए एक्स ए वाई लिख सकते हैं। 10th में ऑलरेडी हमने ग्राफ बनाया है। तो देखो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई ये इतना पार्ट जो है और ये यहाँ पे ऐसे मैच होगा, तो इसकी लेंथ कुछ ए एक्स बनेगी, इसकी लेंथ कुछ ए वाई बनेगी। 10th में ऑलरेडी ग्राफ हम इसी तरीके से बना देते। तो इस कंप्लीट ए जो होता है, कंप्लीट ए वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये कैप क्या है, आई जे कैप, यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को रिस्पेक्टिवली हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे जो मिलेगा उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। सिंपल सा, अगर मेरे को ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम सिंपली ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसके भी क्वेश्चंस वहां पे आएंगे। चलिए जी, तो इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ थीटा कैसा लिख सकते हैं। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट्स से ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, इसका जो हाइपोटेन्स जो था इसका मैग्नीट्यूड को हमने ए बोला था। तो ये जो ए एक्स कंपोनेंट है इसको मैं लिख सकता हूँ ए कोस थीटा। ये कैसे बनेगा, सिंपली इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लगा देंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा, जो वर्टिकल है परपेंडिकुलर, दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा। सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई मुझे मिल जाएगा ए साइन थीटा। इस चीज को याद रखना, काइनेमेटिक्स में ये बहुत काम आएगा। सिंपली किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स, अगर ये ए वेक्टर है, लेट्स से ये एक एक्स एक्सिस से यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, तो ए का ये जो प्रोजेक्शन बनेगा इसको हम कहेंगे ए कोस थीटा, और थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट बनेगा इसको हम कहेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, अगेन एक और बार, लेट्स से ये मेरे पास एक फोर्स वेक्टर है, लेट्स से अब ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अब मुझे इस एफ के लेने हैं दो कंपोनेंट्स, एक अलोंग द दिस वॉल एंड एक परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो इस एफ के बन जाएंगे दो कंपोनेंट। देखो किस तरीके से, एक ये और एक ये हमने करा है रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। ये आपने वेक्टर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। तो किसी भी वेक्टर का जो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वहां पे कोस लग देगा, मतलब कि ये बन जाएगा एफ कोस थीटा और सामने वाला ये बन जाएगा एफ साइन थीटा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स कंपोनेंट में ही ऑलवेज कोस लगेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ पे है।
वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस एफ वेक्टर को, अगर लेट्स से ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इस एफ को मैं कैसे लिख पाऊंगा, ये बन जाएगा एफ साइन थीटा आई कैप प्लस एफ कोस थीटा जी कैप। क्लियर हो गया, ये हो गया सिंपली वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। डन, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी वेक्टर को वापस से लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स मेरा हो गया ए कोस थीटा आई के प्लस ए वाई मेरा बन गया ए साइन थीटा जे के। डन। अब बात आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर की। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके जितने भी, वो चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, जितने भी कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड, सबका स्क्वायर करो, एडिशन करो, सबको लगा दो स्क्वायर रूट के अंदर। मतलब कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कितना हो जाएगा, तो बोला स्क्वायर रूट के अंदर। इसके पास एक्स और वाई दो कंपोनेंट है, तो ये बन जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। चलिए जी, तो अब हम यहाँ पे बात करें जैसे कि वेलोसिटी वेक्टर की। तो लेट से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है 3 डायमेंशन में, तो उसके पास टोटल कितने वेलोसिटीज होंगे, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स में बनेगा, एक वाई में बनेगा, एक जेड में बनेगा। तो वेलोसिटी मेरे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें सिंपली लेट से कि भाई वेलोसिटी इन एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द एक्स, यानी कि सिंपली एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मुझे देगा वेलोसिटी। अगर मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी इन वाई, तो ये मेरा बन जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, हाँ डी वाई बाई डी टी। एंड वेलोसिटी जेड में ये हो जाएगा डी जेड बाई डी टी, कि भाई जेड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम। एवरेज भी फाइंड कर सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस भी फाइंड कर सकता हूँ। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि ये हमारा यहाँ पे इन्होंने वही लिखा है, ये वी एक्स, ये बन गया डी एक्स बाई डी, सेम वी वाई, ये बन गया डी वाई बाई डी, वी जेड ये रहा। फिर इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो v का मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम कह सकते हैं स्पीड। तो जो स्पीड है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो यहाँ तक अभी हमने वेलोसिटी तक पढ़ा। चलिए इसके बाद आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम जनरली डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल। हमने इसको कहते हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन की, तो ये मेरा ए हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। समझने वाली बात है, जो वी फाइनल और वी इनिशियल लिखा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये कार हो गया, वो मोशन कर रही है, तो जब वो मोशन कर रही है, लेट्स से हम वो कुछ 10 आवर्स के लिए मोशन कर रही है, मुझे उसका एक्सेलरेशन चाहिए बिटवीन द टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर फ्रॉम 4 आवर, कि भाई वो तीसरे घंटे से, लेट्स से वो मॉर्निंग 12 o'clock उसने स्टार्ट करा, तो मेरे को चाहिए कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कार कितना एक्सेलरेट हुई है, और मुझे चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 3 बजे उसका वेलोसिटी कितना था वो फाइंड करो, फाइनल वेलोसिटी 4 बजे उसका वेलोसिटी कितना है वो फाइंड करो। अभी एट 3 o'clock एंड एट 4 o'clock ये जो वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, क्लियर है, अपॉन में टाइम इंटरवल। तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। फिर अगेन दूसरा आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगेन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल इसको हम स्मॉल कर देंगे कि भाई अगर वो टाइम t बराबर 3 आवर एंड 4 आवर, उसके बीच में हो सकता है कि वो उसने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी, वापस से वो 4 बजे एकदम स्पीड उसने स्लो कर दी,
तो ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन में तो दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए हम फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये ए क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे भी अगेन हम लिमिट कर देंगे टाइम इंटरवल को वेरी स्मॉल टेंस टू 0। ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो होगा ये हमारे पास बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। बट ऑब्वियसली इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें फंक्शन चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको हम लिख देंगे डी बाई डी टी। अच्छा, अगर याद करो वेलोसिटी, तो ये तो मेरे पास था डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं अभी एक्स में लिखूँ तो डी एक्स बाई डी टी, तो अगर इस v को यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँ डी बाई डी टी यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन मेरे पास है डी एक्स बाई डी टी, तो इसका मतलब है कि ये हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है इस तरीके से, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। आप ऊपर डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं हो। ये दिखा रहा है कि अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट के एक्स डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, एक्स का लेट से फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t या फिर कुछ भी, उसको पहली बार करोगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, अगेन करोगे डिफ्रेंशिएट तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलो इसका एक और फॉर्मूला जो हमें मेंस और एडवांस में काम आएगा। ए बराबर हम लिखते हैं अभी तक डी बाई डी टी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को मैं dx से करता हूँ मल्टीप्लाई, dx से करता हूँ डिवाइड, तो क्या होगा? अच्छा, ये जो dx बाई डी टी बना क्रॉस में, ये डायगोनल वाइज dx बाई डी टी, तो ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, dx बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बोले ये तो ये इतना जो पार्ट है ये मेरे पास बन गया है वेलोसिटी। ठीक, ये v बन गया, तो ऊपर क्या बचा? dv, नीचे dx। इसको याद रखना कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला है v डी वी बाई डी एक्स। जब मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, इसका मतलब है मुझे एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट मुझे मिलेगा। अगर मैं इन जनरल डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन s दिखा दूं तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट ds, यहाँ पे भी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का ये s। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए जी, स्पीड हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेशल केस आ गया। देखो, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। अब वहां पे उसको जाने में कुछ टाइम टी लगा। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि वो आधा टाइम, यानी टोटल टाइम जो था, जो भी उसको लगा ए से बी जाने में, उसका हाफ टाइम जो था, यानी कि टी बाई 2 टाइम तक वो कुछ v1 जितनी स्पीड से लेट से गया। इन बाकी का जो टाइम था, वो जो बाकी का हाफ टाइम जो बचा टी, ये अगेन टी बाई 2, ये कुछ स्पीड v2 से गया। तो भी इसका एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, इसको डिराइव कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पे सीधे हम याद रखेंगे तो उसका जो एवरेज स्पीड बोलो, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? v1 प्लस वी टू बाई 2। यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए से बी तक जाने का जो टोटल टाइम इंटरवल था वो आधा आधा टाइम से गया है। अगेन सेम अगर पूरे जर्नी को 3 इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड कर देंगे विथ स्पीड v1 v2 v3, तो ये स्पीड आ जाएगा v1 प्लस वी टू प्लस वी3 बाई 3। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन कि भाई कोई पॉइंट है वो ए से बी तक जा रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डी है। अब बोला कि एग्जैक्टली अप टू मिड पॉइंट, यानी कि इसका ये जो डिस्टेंस डी बाई 2 है वहां तक वो v1 स्पीड से जा रहा है पहले, जैसे कि ए से ओ तक। फिर वो ओ से बी, यानी कि जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस जो बनेगा वो कुछ स्पीड v2 से जा रहा है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड जो बनेगा उसको फाइंड करो। तो इस केस में यानी कि जब टोटल डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको याद रखना, क्योंकि इसको डिराइव करके करेंगे तब भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग होगा। तो इस फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे पहला और दूसरा डिस्प्लेसमेंट सेम है, ऊपर वाले केस में टाइम इंटरवल्स सेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया एक्सेलरेशन मोशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स, acceleration along the y and acceleration along the
z। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि सबसे पहला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके इक्वेशंस ऑलरेडी हम क्लास 9 से जानते हैं कि पहला होता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी इज u, एक्सेलरेशन इज a। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, जो s के बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड की बात करें एक और फॉर्मूला, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के इसके बराबर होता है 2as। ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। देखो, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है तो वो मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि उसका जो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो कि वो एक्सेलरेट कर रहा है एक कांस्टेंट रेट से। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में गिर रहा है, मतलब कि उसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और जो स्पीड के जो बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट से कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट हो रहा है तो वो बन जाएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये फॉर्मूले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के हैं। ठीक है, अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले काम आ सकते नहीं है। मतलब सिंपली यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर द सेम। चल, फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है विच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, हम लेट से आप इसको दो एग्जांपल से समझो। पहले केस में पूछा है कि भाई यहाँ पे एक कार है, वो यहाँ से एक्सेलरेट कर रही है, इसका एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम t बराबर 0 पे ये स्टार्ट कर रही है, तो टोटल 10 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यहाँ पे लाइक टाइम t बराबर 10 सेकेंड पे लेट से यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लेट से हम फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड इसका जीरो था स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो हो गया तो वो टर्म चला गया, बचा खाली हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 1, टाइम का स्क्वायर, टाइम इज 10 सेकंड्स, 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो आंसर आ गया 100/2 मीनिंग 50 मीटर। कि भी ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 50 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये पहला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 सेकंड। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 10वीं सेकंड में ये कहां से कहां तक गया। हो सकता है 9th सेकंड पे कुछ यहाँ पे पहुंचा होगा, टाइम टी बराबर जब 9 क्लॉक हुआ तब ये पॉइंट इस पॉइंट पे था और वहां से आगे बढ़ा है, तो 9 से लेकर 10 में वो इतना आगे बढ़ा है। तो इसका एक कन्वेंशनल तरीका क्या है कि भाई टोटल 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करा वो निकाल लो, टोटल 9 सेकंड में कितना ट्रैवल करा वो निकालो, और जो 10 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट था उसमें से 9 का टोटल माइनस कर दो, जो बचेगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 10th सेकंड। इसका फॉर्मूला भी हमारे पास है, ये भी इसी मेथड से आता है, टोटल में से वो t-1 सेकंड्स को माइनस करके। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 ब्रैकेट 2n-1। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं तो u इज 0, a/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू 1/2 ब्रैकेट 2n-1 2। मुझे चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल इन 10th सेकंड, -1 20-1 ये हो गया 19, 19/2 ये हो गया 9.5 मीटर। तो मतलब कि 10वें सेकंड में वो कुछ 9.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है।
तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये था डिस्टेंस ट्रैवल इन अनदर सेकंड, ये तीनों तो हम जानते ही है। चलिए जी, इसके बाद एक और केस आएगा, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, जैसे कि इसको मैं छोड़ दूं तो ये ऊपर से कहाँ गिरेगा? नीचे। फ्री फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हम यहाँ पे नॉर्मली अर्थ की ही बात करेंगे कि भाई लेट्स से ये अर्थ सरफेस था और कुछ एच हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया। फेंका मतलब कि छोड़ा गया। फेंकना मतलब कि इसको किसी स्पीड से ऐसा या फिर ऊपर की ओर उछाला, ऐसा नहीं, सिंपली छोड़ देना है। छोड़ेंगे तो वो करेगा फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का एक कंडीशन तो ये होगा कि उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ऑब्वियसली। ठीक है, हम नीचे के जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव मानते हैं। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो वो नेगेटिव का साइन नहीं लिखेंगे। अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए बराबर वो -g होगा, -g जे कैप। अगर लेकिन सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ तो इसको मैं अभी ए बराबर g लिख सकता हूँ कि भाई वो नीचे जा रहा है। ओके, लेट्स से ये हाइट h से गिर रहा था, तो ये जो फाइनल जब नीचे पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी होगा √2gh। ये सिंपली वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s में लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है v फाइनल, जब ये एग्जैक्ट जब ये नीचे सरफेस पे जस्ट बिफोर टच, ये जब सरफेस को जब टच करने वाला होगा उस मोमेंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में √2gh। एंड टाइम ऑफ फॉल कितना होगा? टाइम कितना टाइम लगेगा? तो ये हो जाएगा √2h/g। क्लियर? ये फ्री फॉल के दो सिंपल से फॉर्मूले, एकदम आसानी से डिराइव भी हो सकते हैं, बट इतना तो ऑब्वियसली याद होना चाहिए अभी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कैलकुलस एंड ग्राफिकल एनालिसिस। देखो, हम जो स्लोप होता है m, इसको लिख सकते हैं dy/dx। अगर ये एक्स वाई का ग्राफ है, जैसे कि लेट्स से ये मैंने बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, तो इसमें कोई भी ग्राफ जो होगा, ग्राफ के स्लोप को हम कैसे बता सकते हैं? तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू dy/dx। इसको मैं tan थीटा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं खाली थीटा भी लिख सकता हूँ इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल। दूसरा, आप इस dy/dx को डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हो, एंड y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप के फॉर्मूलेज होते हैं। तो अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, लेट्स से ये मेरा कुछ ग्राफ है, इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग u एंड किसी t टाइम पे जो वेलोसिटी है दैट इज v। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v है। तो यहाँ पे जो ग्राफ का स्लोप होगा, तो स्लोप m को मैं लिखूंगा, देखो y एक्सिस पे है वेलोसिटी, x एक्सिस पे है टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को dv/dt, यही मेरा स्लोप बनेगा। एंड जो dv/dt होता है वो बनता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो एक्सेलरेशन बनेगा। तो जो चीजें हमें डिफरेंशिएशन से मिलता है उस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा, x वर्सेस t ग्राफ, तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx/dt, ये डिफरेंशिएशन से मिलता है, मतलब कि ये स्लोप हमें देगा किसका? x वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप हमें वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, तो कैलकुलस में हम यहाँ पे दो चीजें सीखते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ वेलोसिटी को तो हम लिखेंगे dx/dt, अगर हम लिखे एक्सेलरेशन को तो ये होता है dv/dt। तो ये सिंपली डिफरेंशिएशन है। अगर मैं इंटीग्रेशन के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो यहां से हम dx को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो dx के बराबर आ जाएगा v dt। dx रिप्रेजेंट द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हम दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। तो इंटीग्रेशन dx रिप्रेजेंट करेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट x को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt।
मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन मीनिंग एरिया अंडर कर्व हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और सामने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन, उसमें हमने स्लोप की बात करी है कि स्लोप के हम कुछ इतने फॉर्मूलेज में हम लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का अगर मैं लिखूँ एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस का कर्व, और लेट्स से ये एक मेरा कोई ग्राफ बन रहा है, कोई कर्व बन रहा है, तो यहाँ पे जो एरिया अंडर कर्व होगा वो मुझे कैसे मिलेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी टी। ठीक है, वाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ में एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ हमने बनाया है। तो सबसे पहले आ गया पोजीशन टाइम ग्राफ। तो x अपॉन टी, यानी कि जब हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो dx बाई dt देता है वेलोसिटी। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसका स्लोप dx बाई dt रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। फिर आएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो dv बाई dt डिफरेंशिएशन, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन, मतलब कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। और अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन v dt तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर इसका हम एक अच्छा सा यहाँ पे टेबल बनाना चाहे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि उसका स्लोप क्या दिखा रहा है, और यहाँ पे आएगा एरिया अंडर कर्व। तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो है उसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। फिर एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें कुछ भी नहीं दिखाता। तो नेक्स्ट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसका जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। और वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ए वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप, तो डी ए बाई डी टी कुछ नहीं होता, एक्चुअली इस टर्म को हम जर्क बोलते हैं, जे ई आर के, जर्क। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें उसका काम नहीं है। और जो ए टी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमने सबके स्लोप्स एंड एरिया अंडर कर्व को हमने डिस्कस कर लिया। चलिए जी, ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के मोशन को स्टडी करेंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। तो चलिए अब हम सबके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँ ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, तो देखो यहाँ पे हम 3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दूसरा बनेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तीसरा बनेगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन मीनिंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा, लेट्स से ये पॉजिटिव है। जैसे टाइम टी बराबर 0 पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो कुछ समथिंग एक्स नोट था, तो उस एक्स नोट से स्टार्ट करेगा। एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है मीनिंग स्लोप कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, लाइक दिस। अगर वेलोसिटी 0 होगा तो स्लोप 0 आएगा, मतलब कि ये एक्स टी ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव आएगा, मतलब कि ये लाइन नीचे जाएगा। क्लियर? अभी ऊपर जा रहा है, मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना दिया। एंड तीसरा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन टाइम के साथ 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। चलिए जी, सेकंड केस हम ड्रॉ करते हैं, विच इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
अगर बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं एटी ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो वो सिंपली कुछ इस तरीके से दिखाएगा। लेट्स से हमने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव माना है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेट्स से ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कुछ u था, मतलब कि वो टाइम t बराबर 0 पे उसका कुछ इनिशियल स्पीड u था, यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने स्लोप को पॉजिटिव एंड कांस्टेंट माना है, तो इसका स्लोप भी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ वो कुछ थीटा एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। यही अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो ये लाइन जो भी ऊपर जा रही है वो नीचे जा रही होती इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब बात करें एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ का। तो देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। एक टी है और एक टी स्क्वायर है, तो बड़ी पावर कौन सी है, टी स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। अगर इनिशियल स्पीड को मैं 0 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये पैराबोलिक कर्व मेरा बनेगा। ठीक है, अब याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये एक्सटी कर्व वो स्माइली के शेप का पैराबोला बनाता है, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो ये सेड फेस वाला जो इस तरीके का जो पैराबोला होता है उसको ये बनाएगा। ये बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की दोनों केस में। तो अभी हमने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया है, लेट्स से टाइम t बराबर 0 पे वो फॉर एग्जांपल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमने कंप्लीट करे हैं ग्राफ। अभी ये हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बनाया है, इसी तरीके से हम यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन के लिए भी बना सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, मीनिंग रिटार्डेशन, तो ये कुछ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा एटी ग्राफ में। लेट्स से वो इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी था, लेट्स से कुछ इनिशियली यू वेलोसिटी से जा रहा था। रिटार्डेशन मीनिंग उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेट्स से इनिशियली वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था, अभी उसने ब्रेक लगाया है तो वो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, तो इसका धीरे धीरे वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होगा टाइम के साथ। यहाँ पे हमने ये माना कि फाइनली वो रेस्ट में आ जाता है, इसलिए ग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया। अब लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकूंगा तो धीरे धीरे पहले ये ऊपर जाएगा, इसका वेलोसिटी कम होगा, देन फाइनली टॉप मोस्ट पोजिशन पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एंड देन वापस से इसका वेलोसिटी बढ़ेगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर इस ग्राफ को आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता तो ये ग्राफ सीधे ऐसे आगे ही चलता जाता। नाउ द नेक्स्ट इज एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे लेट्स से वो कुछ पॉजिटिव एक्स में इसका इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कुछ इधर था, इनिशियली टाइम t बराबर 0 है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वो इस डायरेक्शन वाला ये बनेगा पैराबोला, तो ये बन गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने ग्राफ्स को खत्म करा। ठीक है, चलिए जी, एक लास्ट एक पॉइंट आ जाता है विच इज रिलेटिव मोशन। तो अभी हम रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसका एक फॉर्मूला खाली पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स को आगे हम स्टडी करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी को स्टडी करना है विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल समझो कि एक बस में 3 पर्सन जा रहे हैं, ए बी, और तीसरा जो पर्सन है वो हाईवे पे खड़ा है, यहाँ पे एक ट्री है और ये बस जा रही है, और यहाँ पे एक पर्सन सी है। अगर मैं बात करूं और लेट्स से ये बस अभी आगे जा रही इन द डायरेक्शन विथ लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सी, ऑब्जेक्ट बी भी मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सी। लेकिन अगर मैं बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू बी,
अगर मैं ए को देखूं तो वो रेस्ट में है, क्योंकि बी भी उस बस में बैठा है, तो बी को ए पहले भी उसके नजदीक में दिख रहा है और कुछ टाइम बाद भी जब बस आगे चलेगी तब भी वो उसी के बाजू में बैठा है। मतलब कि बी के रिस्पेक्ट में ए ना आगे गया है ना पीछे गया है। बी को तो ये लगेगा कि सी पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का, तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर हम फाइंड करना चाहें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। वी ए बी क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। ये क्या दिखा रहा है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। अगर यही सेम केस में इसका उल्टा करना चाहता, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये बन जाता वी बी माइनस वी ए। इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।